स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट एमसीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आज की क्लास आप सबकी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम जीएफआर का पूरा बेसिक लेवल से, जीएफआर होता क्या है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जीएफआर के थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन सी ऑटोनोमस बॉडीज इसके थ्रू आएंगी आपकी, इन पर जीएफआर के रूल्स लागू होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स एम्प्लॉय के ऊपर जीएफआर के रूल्स लागू होंगे, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या लायबिलिटी है, जीएफआर होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरा आज की क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। और एक तरीके से ये आपकी बेसिक क्लास है, पूरी तरीके से बेसिक क्लास है, और मैं कह सकता हूँ कि क्लास नंबर फर्स्ट है। आज आपका पूरा क्लियर होगा डाउट कि जीएफआर होता क्या है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको आज की क्लास में हम देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट सी क्लास है, प्यारी सी क्लास है आज आपकी जीएफआर की, जनरल फाइनेंशियल रूल्स की, जो आपके सिलेबस में है। तो इसको हम लोग आज पूरा कवर करेंगे। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपडेट दे दूं, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ये एग्जाम स्पेशल बैच है। जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको पूरा कंप्लीट आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लास लेक्चर आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, वो सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको 100 क्वेश्चन का जो आपका पूरा सिलेबस है, उसका ई बुक वगैरह भी मैं दे रहा हूँ। आज ही ई बुक वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल रही है। आप सभी स्टूडेंट अपने सिलेक्शन के लिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। मिनिमम फीस के साथ बैच है। आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। आपको रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लीजिए। और आज आप सभी लोगों का ग्रुप वगैरह भी बन जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आप सबको ऐड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स भी वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जैसा आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट एफसीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने लोगों ने बैच ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों के सिलेबस में जीएफआर है, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल जिसे हम बोलते हैं। क्या? जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है। ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये पूरा डिटेल में क्लासेस आपकी चलेंगी लगातार। आज आपका ये क्लास नंबर कौन सी है? आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट क्लास है, तो पूरा आज हम बेसिक लेवल से बात करेंगे कि जीएफआर होता क्या है, मतलब व्हाट इज जीएफआर, और जीएफआर के रूल्स, मतलब जीएफआर के जो रूल्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं, क्यों अप्लीकेबल हैं सभी डिपार्टमेंट्स पे, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट फंडेड डिपार्टमेंट्स हो। और इसके तहत जितने भी एम्प्लॉय या जितने भी आला अधिकारी होते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, उनकी ड्यूटी, लायबिलिटीज, ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई है, सभी के लिए रूल्स वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है। तो पूरा A to Z यहाँ पे पूरी क्लास आपकी होगी जीएफआर की। और आज आपकी बेसिक लेवल से क्लास है। जीएफआर होता क्या है पूरा आज हम लोग 1 to 1 देखेंगे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आज की क्लास यहाँ बेसिक लेवल, क्लास नंबर फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, या तो क्लास यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट आर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। जनरल फाइनेंशियल रूल्स आपके क्या होते हैं? जनरल फाइनेंशियल रूल्स, अगर यहाँ पे हम बात कर लें, जीएफआर आर द सेट ऑफ बेसिक फाइनेंशियल रूल्स। ये एक बेसिक फाइनेंशियल रूल्स हैं फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किसके द्वारा बनाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बेसिक फाइनेंशियल रूल्स। फाइनेंशियल मतलब क्या? रुपया पैसा, ठीक है। रुपए पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो सब फाइनेंशियल आपकी होती है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये आपके बेसिक फाइनेंशियल रूल्स क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। टू एंश्योर, इसलिए बनाए गए हैं दैट पब्लिक मनी मतलब हम लोगों का पैसा, जनता का पैसा। किसका पैसा? जनता का पैसा, भारत के लोगों का पैसा, ठीक है, भारत के लोगों का पैसा। पब्लिक मनी, लोगों का क्या? पैसा, या इसे हम बोल सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में गवर्नमेंट फंड, ठीक है, गवर्नमेंट फंड या गवर्नमेंट मनी, इसे भी हम बोल सकते हैं, जो हम लोगों का पैसा। द पब्लिक मनी इज यूज इन लीगल, इसका लीगल उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, लीगल, ट्रांसपेरेंट, कोई भ्रष्टाचार ना हो। कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो या नॉन गवर्नमेंटेड, अगर सरकार उन्हें फंड दे रही है किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम करने के लिए, तो उसका यूज लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट को जितना फंड दिया जा रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब क्या? किफ़ायती ना होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा महंगे, मतलब क्या मतलब जनता का पैसा, पब्लिक मनी है, तो सोच समझ कर खर्च किया जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मैनर, जिम्मेदार तरीके से उसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये आपका रहा जनरल फाइनेंशियल रूल्स। एक बार और बता दूं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर सेट ऑफ बेसिक फाइनेंशियल रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट द पब्लिक मनी इज यूज्ड इन लीगल, ट्रांसपेरेंट, इकोनॉमिकल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। मतलब सामान्य वित्तीय नियम, जीएफआर, भारत सरकार द्वारा बनाए गए वे मूलभूत वित्तीय नियम मतलब फाइनेंशियल रूल्स हैं, और जिनके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करती है कि जितना भी, मतलब इन रूल्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताती है कि जितना भी सरकारी धन है, पब्लिक मनी है,
ठीक है। जितने भी विभाग हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंटेड डिपार्टमेंट हो या इन सबके साथ साथ कौन सी नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन फंड इनको सरकार की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। और बहुत सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी सरकार के थ्रू क्या फंड वगैरह रिलीज होता रहता है। तो वो सभी लोगों को, ठीक है, सरकारी धन का उपयोग उन्हें कानूनी, पारदर्शी, किफ़ायती और जिम्मेदार तरीके से हो, ये जीएफआर के नियम कहते हैं। जीएफआर के रूल्स ये बताते हैं आपको। और डिटेल में अगर हम बात कर लें, जीएफआर ले डाउन द रूल रिगार्डिंग, जीएफआर ये तय करते हैं कि हाउ, व्हेन एंड बाय whom गवर्नमेंट मनी शुड बी स्पेंट, सरकारी पैसा कब, कैसे और किसके द्वारा खर्च किया जाएगा, ये जीएफआर का नियम बताता है। देन प्रोसीड्यूर्स ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल सैंक्शन बिफोर एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च करने से पहले इसका अनुमोदन जरूर लिया जाना चाहिए, और कैसे लिया जाएगा ये सारी चीज़ें आपकी जीएफआर में मेंशन है। कि कोई भी विभाग अगर उसका 5 लाख का बजट है, ठीक है, और 5 लाख सरकार की तरफ से क्या कर दिया गया, ग्रांट दिया गया, स्वीकृति दी गई, ठीक है। अब उसका यूज करने से पहले कोई ना कोई परमिशन लेना जरूरी है। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसका परमिशन रहना चाहिए, ठीक है। और या अगर कोई कोई भी इंस्टीट्यूशंस है उसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ से अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। या आप आला अधिकारी जो होते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होते हैं, सक्षम अधिकारी, उनका परमिशन लिया जाना जरूरी है, जो विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। और थर्ड अगर हम बात कर ले तो थर्ड क्या है, जीएफआर क्या कहता है, ये जो जीएफआर के रूल्स हैं ये रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, पेमेंट एंड अकाउंटिंग, मतलब खरीद कैसे करनी है सभी विभागों को, माल कैसे, मतलब उनको उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग कैसे परचेज करना है। कोई भी विभाग है, अगर उस विभाग में मान लेते हैं चेयर, ठीक है, चेयर, कंप्यूटर, फाइल्स, ठीक है, और अदर जितने भी मतलब आइटम्स की अगर उन्हें ज़रूरत है, तो खरीद प्रक्रिया कैसे करनी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, परचेजिंग एक तरीके से। और अगर जीएफआर के थ्रू कोई भी विभाग कोई भी आइटम वगैरह खरीदता है, ठीक है, किसके माध्यम से, जेम के माध्यम से, जो सरकार का ही ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पे जितने भी सरकारी विभाग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी नीड है उनको, ठीक है, जो भी आइटम्स की, चाहे चेयर हो, कंप्यूटर हो, फाइल्स हो, A to Z कुछ भी, किसी भी वेंडर से, भारत के किसी भी सप्लायर से वो लोग जेम के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो पेमेंट कैसे होगा, ठीक है, ये आपका हो गया। और इन सबके साथ साथ अगर किसी विभाग को फंड की जरूरत है, जैसे अगर किसी विभाग को फंड की जरूरत है, उसको फंड मिल गया, ठीक है, तो फंड का भुगतान कैसे होगा उस विभाग में। और अकाउंटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब अगर कोई विभाग है 5 लाख का अगर वो गुड्स खरीद रहा है, 5 लाख का गुड्स खरीद रहा है, या 5 लाख के कोई भी आइटम वगैरह वो खरीद रहा है अपने विभाग की आवश्यकता के अनुसार, तो उसका लेखा जोखा कैसे बनाया जाए। लेखा जोखा मतलब ठीक है, लेखा जोखा कह दूँ तो मैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करना है, आफ्टर रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट ही सारा देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, आगे जो मेन हेड ऑफिस होता है, ठीक है, हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे उसको ये सारा लेखा जोखा, सारी रिपोर्ट उसको सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किसमें, जीएफआर में। इन सबके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी सरकारी पैसा खर्च हो रहा है किसी भी विभाग में, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर लूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, या सरकारी बैंक्स वगैरह की बात कर लूँ, कोई भी A to Z सरकारी पैसा कैसे खर्च हो रहा है उसकी निगरानी और उसका ऑडिट मतलब क्या, ऑडिट मतलब जाँच, ठीक है, ऑडिट मतलब जांच, सरकारी पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, लगातार जीएफआर के थ्रू, ठीक है, सारे रूल्स लिखे गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है। इन सबके साथ साथ ऑडिट, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार चाहे तो यहाँ पे सरकार खुद ही, मतलब अपना ही ऑडिटर सरकार अपॉइंट कर सकती है, अपना ही ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। ऑडिटर कौन होता है, ये सीए होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो सभी विभाग के जितने भी अकाउंट्स हैं और जितने भी इनके रिपोर्ट्स होते हैं, जितना भी इन लोगों ने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, आइटम खरीदा है, जो भी वस्तुएं इन लोगों ने खरीदी है, उसकी जाँच करता है कौन, ऑडिटर करता है। तो ऑडिट करने के लिए सरकार खुद ही ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, और अगर सरकार ना अपॉइंट करे तो सभी विभागों को अपना पर्सनली एक सीए वगैरह अपॉइंट करना होता है, और वो इन सबके खातों की, सब अकाउंट्स की क्या करेगा, ऑडिट करेगा, जांच करेगा, और उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो ये जीएफआर का रूल्स कहता है, समझ में आया। तो जीएफआर के रूल्स आपके ये तय करते हैं कि सरकारी पैसा कब, कैसे और किसके द्वारा खर्च किया जाएगा, खर्च करने से पहले किसकी अनुमोदन लिया जाएगा, और प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट मतलब कैसे गुड्स को खरीदना है, और ये भी रूल्स बताए गए हैं। ये थोड़ा मैं और डिटेल में बता दूं, गुड्स कैसे खरीदना है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है उसे 5 लाख गुड्स की जरूरत है, या 5 लाख मैं कह दूं, कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मैं कह दूं स्कूल्स है, ठीक है, या कॉलेज है,
स्कूल से कॉलेज है, या 5 लाख रुपए में मतलब क्या बजट इनका 5 लाख का बना है। इसमें इन्हें कंप्यूटर चाहिए, फाइल्स वगैरह चाहिए। इन सबके साथ साथ और क्या चाहिए, सीट वगैरह चाहिए बच्चों के बैठने के लिए, कंफर्टेबल चेयर वगैरह आपको चाहिए। तो 5 लाख का बजट बना हुआ है। अब इसके लिए कैसे परचेज करना है, तो या तो ये ओपन टेंडर निकाल सकते हैं। टेंडर निकालेंगे किस पे, जेम के माध्यम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और यहाँ पे टेंडर दो तरीके से, या तो ये ओपन टेंडर निकालेंगे, या तो ये क्या ओपन टेंडर या क्लोज टेंडर भी निकाला जाता है, जिसमें सिर्फ गिने चुने सप्लायर को बुलाया जाता है। और ओपन टेंडर सभी को इनवाइट किया जाता है, सभी से रेट वगैरह लिया जाता है। किसका मतलब गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी है और प्लस रेट भी क्या है, बहुत ही सस्ता है, चीप है, बढ़िया है। ठीक है, उस हिसाब से डिपार्टमेंट सभी आइटम 5 लाख का मतलब अपना जो बजट इन्होंने बनाया है जिसके अकॉर्डिंग आएगा, उनसे ये लोग माल खरीदते हैं। मतलब उतना गुड्स वगैरह वहाँ से सप्लायर से परचेज करते हैं जेम के माध्यम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से। तो रूल्स वगैरह बताए गए हैं सभी डिपार्टमेंट को कैसे परचेज करना है। पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट वाया बैंकिंग पेमेंट करना है या चेक के थ्रू ये लोग पेमेंट करेंगे, या अब यूपीआई चल गया है तो यूपीआई के माध्यम से। और पेमेंट करने के बाद जो रसीद वगैरह रहती है, पेमेंट का जो बिल वगैरह रहता है उसको भी गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। अकाउंटिंग करनी होती है, कितना माल खरीदा गया। जैसे 5 लाख का सरकार ने क्या दिया था, 5 लाख का सरकार ने बजट जारी किया, फंड दिया था, स्वीकृत किया था। जैसे वैसे 4,80,000 का आइटम खरीदा गया स्कूल की तरफ से, 20,000 रुपया बैलेंस बचा हुआ है। तो ये भी बताना पड़ेगा, 20,000 बैलेंस अभी बचा हुआ है, ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा सभी विभागों को। तो इसी से ही तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। पहले आप देखते होंगे कि जो भी काम होता था नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यही बोलेंगे ना, नगर पालिका काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, जहाँ सड़क बनती थी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए का, ठीक है, और वहाँ पे दिखा दिया जाता था बजट में 50 लाख रुपए का सड़क बना हुआ है। जो रोड पास हुआ है 1 किलोमीटर के दायरे में 50 लाख लगा हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा भ्रष्टाचार हो गया, लोगों का पैसा मिसयूज हो रहा है, लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी खर्च कर लेते थे। जो अधिकारी वगैरह रहते थे, जो हाई लेवल ऑफिसर्स रहते थे, वो अपना खुद का, अपने घर का पूरा खर्चा चलाते थे, ठीक है, घर का खर्चा चलाते थे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही जीएफआर के नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मेरे हिसाब से बेस समझ में आ गया होगा आप सभी को जीएफआर होता क्या है और जीएफआर के नियम क्या कहते हैं। अब आइए थोड़ा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता दूँ। एग्जांपल समझ लो पहले। इफ द डिपार्टमेंट वांट टू परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, अगर कोई डिपार्टमेंट है उसको ऑफिस यूज के लिए क्या करना है, कंप्यूटर खरीदना है। तो जीएफआर के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू जीएफआर, क्या सबसे पहले वो विभाग क्या करेगा, चेक द बजट अवेलेबिलिटी। सबसे पहले वो अपने बजट की जांच करेगा, बजट की जांच करेगा मतलब उसको कंप्यूटर खरीदना है तो कितना बजट, मतलब कितना कंप्यूटर उसे नीड है, कितनी कंप्यूटर्स की उसे क्या है, नीड है, जरूरत है। सबसे पहले वो ये देखेगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बजट बनाएगा, ठीक है, बजट बनाएगा एंड ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर उस विभाग का, मतलब जो विभाग है, जो स्कूल्स है, कॉलेज है, उस विभाग का जो सक्षम अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो जैसे कॉलेज में जो सबसे बड़ा ऑफिसर्स होता है, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, या मैं कह दूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद फॉलो ए ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। फिर पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कोई भी भ्रष्टाचार ना हो और सही जगह पैसे खर्च होने चाहिए। अगर सरकार ने 10 लाख रुपये दिया है, 10 लाख रुपये ग्रांट्स दिया है, सरकार ने फंड जारी किया है, रिलीज किया है, तो 10 लाख रुपया पूरा, ठीक है, यूज़ ही किया जाना चाहिए, ठीक है, यूज़ किया जाना चाहिए। या अगर कोई बैलेंस बच भी जाता है तो वो भी अपने रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा, अपने रिपोर्ट्स में दिखाना पड़ेगा उस विभाग को, फला विभाग को। क्लियर? एंड देन इंश्योर प्रॉपर पेमेंट एंड अकाउंटिंग एज पर जीएफआर, और भुगतान और लेखा सही से ढंग से करना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें अकाउंटिंग वगैरह करनी पड़ेंगी कि कितना गुड्स क्या किया गया है, कितना गुड्स परचेज किया गया है, किस सप्लायर से खरीदा गया है, इन सब के साथ साथ अगर टेंडर वगैरह के थ्रू किया गया उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी अपने सभी अकाउंट्स के माध्यम से स्कूल्स को, ठीक है, या अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही आपका होता है जीएफआर के रूल्स। ओके, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, अभी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे क्योंकि ये क्लास पूरी डिटेल में आपकी चल रही है और मेरे हिसाब से इतना डिटेल में चल रहा है कि आपका आज जीएफआर क्या होता है वो पूरा डाउट आपका कवर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएफआर बहुत सिंपल है। जीएफआर के ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमिंग जीएफआर आर एस फॉलो। जीएफआर के नियम क्या है, जीएफआर के जो रूल्स है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स, इसके बनाए जाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव है गवर्नमेंट का, तो वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले सरकारी धन का सही और किफ़ायती उपयोग, मतलब इंश्योरिंग प्रॉपर एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है, पब्लिक मनी। तो सबसे पहला यही है, सरकार का उद्देश्य यही है कि जो पब्लिक मनी है, मतलब जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, और सरकार की कमाई कहाँ से होती है, टैक्स पेयर से होती है। भाई हम लोग टैक्स पेयर, अगर हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं तो हमारे लोगों का ही तो पैसा सरकार पाती है। तो सरकारी धन जो जनता के कर से आता है, जनता के टैक्स से आता है,
ठीक है। इट मस्ट बी यूज केयरफुली एंड ओनली वेन नेसेसरी। तो इसीलिए ये जो पब्लिक मनी है इसको सोच समझकर और आवश्यकता के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है। अननेसेसरी एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। या जैसे एग्जांपल बात कर लें, परचेजिंग अननेसेसरली एक्सपेंसिव फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इज अगेंस्ट जीएफआर प्रिंसिपल। अनावश्यक रूप से महंगे फर्नीचर और कॉस्टली इक्विपमेंट्स खरीदना, ठीक है, जीएफआर के रूल्स के क्या है, अगेंस्ट है। जैसे फर्नीचर अगर आपका 40,000 में भी आ जा रहा है तो ठीक है, 40,000 का दिल्ली से मंगा लिया किसी सप्लायर से। अब अगर ये जीएफआर का रूल्स कहता है कि ज़्यादा महंगा नहीं, मतलब किफ़ायती आप खरीदिए लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का खरीदिए लेकिन ज़्यादा नहीं महंगा। ऐसा ना हो कि आपने बैंगलोर से मंगाया, बैंगलोर से, और वो भी जो फर्नीचर 40,000 का मिल जा रहा था आपने उसे 2 लाख रुपए में मंगाया, 2 लाख रुपए में मंगाया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। या कोई भी मतलब डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर है, उसको क्या जो आने जाने के लिए जो कार वगैरह है ये सरकार ही मुहैया कराती है। ऐसा ना हो कि जो उस अधिकारी को उसके कहे अनुसार रॉयल क्या होते हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं महंगे महंगे, ठीक है, 2-2 लाख के, 2-1 करोड़ की गाड़ियां, उससे वो आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वही है, और समझ में आ गया होगा आप सभी को। मेंटेनेंस फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, मतलब ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट ऑपरेट विद इन द सैंक्शन बजट। हर विभाग को जितना भी मतलब उनका जो बजट, जो सरकार मतलब उनका जो बजट है, स्वीकृत बजट, उसकी सीमा के अंदर ही उन्हें खर्च किया जाना चाहिए। मतलब किसी डिपार्टमेंट का बजट अगर 10 लाख का है और 10 लाख का फंड अगर मिल गया इन्हें, तो उसकी सीमा के अंदर इनको खर्च किया जाना चाहिए। और स्पेंडिंग बियॉन्ड अप्रूवल लिमिट विदाउट अथॉराइजेशन इज कंसिडर्ड फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। बिना अनुमति या सीमा से अधिक खर्च करना अनुशासनहीनता माना जाता है। ठीक है। जैसे 10 लाख का बजट आ गया है और 10 लाख के बजट में अगर किसी विभाग का 5 लाख में ही काम हो जा रहा है, 5 लाख में ही उनकी जितनी भी आवश्यकताएं थी, जितना भी नीड था, जितने भी आइटम्स की जरूरत थी, जितना भी आइटम या मैं कह दूं गुड्स की जरूरत थी, वो पूरा हो गया। ठीक है। तो 5 लाख रुपया आगे फ्यूचर के लिए विभाग को फ्यूचर में अपने मतलब विभाग को चलाने के लिए मिला हुआ है, सरकार द्वारा फंड मिला हुआ है। तो फ्यूचर के लिए सेविंग क्या सेव करके उनके खाते में जमा रहेगा, सेव रहेगा। ऐसा ना हो कि 5 लाख होने के बाद फिर एक्स्ट्रा और पैसे भी खर्च किए जाए। ठीक है। और बिना किसी अनुमति के, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी बिना अनुमति के। या जैसे कह दूं बैंक, एसबीआई बैंक आप देखते होंगे, इसका हेड ऑफिस मुंबई है, कहाँ है, मुंबई है। और इसके सभी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, ठीक है, बिहार में भी है। तो मान लेते हैं यूपी में लखनऊ में अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, और एसबीआई बैंक यहाँ पे फंड भेज रहा है अपने सभी ब्रांचों को। ठीक है। और कोई भी फंड अगर यूज होता है, कहीं पर भी खर्चा होता है, कोई भी चीज़ खरीदारी करनी है सभी विभाग को या सभी ब्रांचेस को, तो एसबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, हेड ऑफिस से। ठीक है। कांटेक्ट करना पड़ेगा, सारा रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, तो वही है, अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलिए, पारदर्शिता, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी सपोर्टेड बाई। कोई भी एक्सपेंडिचर मतलब क्या, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। जितना भी पैसा सरकार द्वारा जितना भी फंड रिलीज किया गया है, या मैं कह दूं जितना भी ग्रांट सरकार द्वारा दिया गया है, स्वीकृत किया गया है, और जवाबदेही सुनिश्चित करना, मतलब इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीज़ें बताना, मतलब जितना सरकार द्वारा फंड रिलीज किया गया है, जितना ग्रांट दिया गया है, वो कहाँ पे, मतलब उसका एक्सपेंस का मतलब उसको कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, सारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, सारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सारा एक्सपेंडिचर रिटर्न फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताना पड़ेगा। रिटर्न फॉर्मेट में मतलब लिखित रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा कि सरकार ने कितना फंड ग्रांट सरकार द्वारा मिला हुआ है, कितना पैसा अभी तक खर्च हो चुका है, ये सारी चीजें। असेंशन ऑर्डर, जितना भी स्वीकृत आदेश है, जितना भी आइटम आपने खरीदा है, आइटम सभी विभाग को, चाहे वो पब्लिक डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, जो सरकार द्वारा जिनको फंड मिला हुआ है, उन सभी लोगों ने जितना भी परचेज ऑर्डर जारी किया है, भाई परचेज ऑर्डर जारी करके ही तो वो लोग माल खरीदते हैं, सभी विभाग खरीदेंगे अपने लिए गुड्स वगैरह। तो जितना भी परचेज ऑर्डर जारी हुआ है वो सभी, ठीक है, सभी के मतलब बिल वगैरह, रिपोर्ट वगैरह इनको संभाल कर रखना पड़ेगा, और समय समय पे टाइमली उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी, और संबंधित जो हेड डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनको दिखाना पड़ेगा रिपोर्ट। और बिल और वाउचर्स, ये सारी चीज़ों का खर्च रिकॉर्ड, मतलब बिल और वाउचर्स, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, सभी विभाग को। तो ये है, इससे ये होना चाहिए कि ताकि बाद में जवाबदेही तय हो सके। सभी विभाग से अगर पूछा जाएगा कि भाई 10 लाख रुपया कहाँ पे खर्च हुआ, किसके माध्यम से, ठीक है, क्या क्या मतलब चीज़ें खरीदी गई, तो वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ओके, या इन सबके साथ साथ आपका इसका उद्देश्य ये भी है, प्रिवेंटिंग करप्शन, वेस्ट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, भ्रष्टाचार और मतलब एक्स्ट्रा मनी खर्च करना, अपव्यय और अनियमितताओं को रोकना, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको रोकना। ठीक है, रिश्वतखोरी, पक्षपातपूर्ण खरीद, फर्जी बिल, करप्शन, फेवरेटिज्म, फेक बिल्स एंड मिसयूज ऑफ फंड्स, ये सभी आपको आज से 10 साल पहले दिखाई देते रहे होंगे। अब जब से जीएफआर आपका लगा हुआ है, 10 साल क्या 10-15 साल पहले और पीछे ले जाओ, जीएफआर के रूल्स जब से आए हैं
जब से इसका कड़ाई से पालन हो रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से करप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो गया है। पक्षपातपूर्ण खरीद, जैसे जो ऑफिसर रहते थे, ये सप्लायर से खरीदने के बजाय ये क्या करते थे, मतलब टेंडर वगैरह निकालने के बजाय इनके जो रिलेटिव वगैरह होते थे उनको ये लोग टेंडर दे देते थे, ठीक है, यही पक्षपातपूर्ण खरीद है। अपने रिलेटिव को टेंडर दे देते थे और वहाँ पे फेक बिल और फंड वगैरह फेक बिल बनाकर सरकार को भेज देते थे कि 10 लाख रुपए यहाँ खर्चा हुआ है, तो सरकार क्या करती थी, 10 लाख का पेमेंट कर देती थी। तो वही सारी चीज़ें, फर्जी बिल बन जाता था, तो ये सारी चीज़ें रुक गई हैं, रोका गया है जीएफआर के थ्रू। इन सबके साथ साथ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल प्रोक्योरमेंट अक्रॉस डिपार्टमेंट, सभी विभागों के लिए ये जीएफआर के नियम बनाए गए हैं। चाहे देखो, जीएफआर इंश्योर करता है ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, मतलब सभी मंत्रालय और सभी विभाग एक ही नियमों के अनुसार कार्य करें, फॉलो द सेम फाइनेंशियल रूल्स, सभी के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो जितने भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंटेड, नॉन गवर्नमेंटेड, ऑटोनोमस बॉडी, सभी के लिए, जिससे क्या हो, भ्रम और असमानताएं ना हो, सभी के रूल्स बनाए गए हैं, इसलिए रिड्यूसिंग ये कन्फ्यूजन कम करता है और इनकन्सिस्टेंसी इसमें बनी रहती है। तो ये आपका है जीएफआर रूल्स के ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप सभी को जीएफआर के रूल्स क्या है। अब जीएफआर के नियम किन पर लागू होते हैं, इनको जरा हम बात कर लें, किन किन पर लागू होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जीएफआर के जो रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन पर दैट यूज गवर्नमेंट फंड्स, जो गवर्नमेंट फंड्स का यूज करते हैं, सभी मंत्रालयों पे ये लागू होता है जो सरकारी धन का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से लोग आएंगे, जरा इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जितने भी केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग है उनके ऊपर जीएफआर के नियम उन पर भी अप्लाई होते हैं। चाहे वो आपका वित्त मंत्रालय हो, मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय, या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैं उन पर जीएफआर के नियम लागू होते हैं। अटैच एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिस, जितने भी अटैचमेंट और सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, जैसे आपका क्या सच एज डायरेक्टरेट्स, रीजनल ऑफिसेज एंड फील्ड ऑफिसेज, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय और फील्ड ऑफिस, इन पर भी आपके जीएफआर के नियम लागू होते हैं। ऑटोनोमस बॉडी जो होती है, जिनको मतलब ये पूरी तरीके से फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड, ये आपकी क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको गवर्नमेंट देती है फंड, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा देती है, जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, और फिर ये लोग अपना क्या करते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, मतलब सरकारी धन से ये लोग अपना काम करते हैं। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी आ गई भाई, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कॉलेज टीचर, इन सबको फंड कौन देता है, सरकारी तो देता है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, नेशनल काउंसिल एंड बोर्ड्स, तो ये सभी लोग ऑटोनोमस बॉडी में आएंगे और इन पर भी जीएफआर के नियम आपके लागू होंगे। फिर इन सबके साथ साथ ग्रांट्स इन एड इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको रिसीविंग ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस मस्ट, जो जिन्हें सरकार क्या करती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए फंड देती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे आप देखते होंगे PMKVY, आजकल ये आप देखोगे आपके जिले में, आपके स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस वाला, मतलब कोई ना कोई संस्था, और वो संस्था प्राइवेट में बात कर लूँ, प्राइवेट कोई भी संस्था चला रहा है, वो भी PMKVY करा रहा है, ठीक है, बच्चों का वो लोग एडमिशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का, उनको स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं अपने ही पैसे से, और बाद में सरकार क्या करती है, जितने लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, सरकार उनको ऊपर बच्चे के हिसाब से क्या फंड वगैरह जारी कर देती है, ठीक है। तो सरकार नहीं तो चला रही है, बस ये है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, मतलब कोई भी सबको फंड दे रही है सरकार, जो लोग सरकारी योजनाओं को चला रहे हैं, समझ ना, तो उसी उद्देश्य के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सरकार इसीलिए देती है कि ये लोग फंड क्या करेंगे, यूज करेंगे ओनली अप्रूव्ड पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने फंड मांगा हुआ है। जैसे PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए बहुत सारे लोग योगा की ट्रेनिंग देते हैं, योगा वगैरह की, ये भी सरकार योजनाएं चलाई थी, सरकारी योजनाएं के थ्रू दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग O लेवल का कोर्स वगैरह कराते हैं, और सरकार OBC, SC ST इन लोगों के लिए योजनाएं चलाती है O लेवल के लिए। तो बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं और फिर सरकार से फंड भी लेते हैं पर बच्चे के हिसाब से, और भी बहुत सारी चलती हैं अब सारी यहाँ पे। एंड सबमिट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और इन लोगों को जितने भी विभाग हैं, कहाँ पे इन लोगों ने मतलब कितने बच्चों को इन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, और कितना अभी तक इनका खर्चा हो चुका है, एक्सपेंसेस हो चुके हैं, वो सब रिपोर्ट बना के ये लोग देंगे, ठीक है। और कितने बच्चों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट कितने लोगों को मिल गया है, सारा रिपोर्ट ये लोग देंगे। फिर इन लोगों को फंड सरकार देगी बाद में, कई लोगों को पहले मिल जाता है, कई लोगों को काम करने के बाद मिलता है। और फिफ्थ है आपका, और किस पे जीएफआर के नियम लागू होगा, तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है, सरकारी निधि का उपयोग करने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशन पर, वेदर गवर्नमेंटेड हो या सेमी गवर्नमेंटेड हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज करती है पब्लिक मनी, मतलब सरकारी धन का उपयोग करती है, उन पे जीएफआर के नियम लागू होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, जीएफआर के नियम किसके पर लागू होता है, किन डिपार्टमेंट, किन ऑर्गेनाइजेशन, किन इंस्टीट्यूशंस, किन ऑटोनोमस बॉडी पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कौन से ऑफिसर की लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, ड्यूटी क्या है, ठीक है, और ऑफिसर कौन होते हैं, ये सारे नियम बताए गए हैं जीएफआर में। इनके राइट्स और लाइबिलिटी, ड्यूटी
यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जीएफआर में। तो इसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। ठीक है, यह जीएफआर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएफआर दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब फाइनेंशियल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सरकारी कर्मचारी, ठीक है, उसको निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग, भाई वो भी अगर काम कर रहा है तो उसको जीएफआर के नियम फॉलो करने होंगे। कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे मान लेते हैं कल को आप ही एम्प्लॉय बन गए, आप ही स्टोर कीपर के लिए पढ़ रहे हैं और आपका स्टोर कीपर में आपका सिलेक्शन हो गया एम्स में, ठीक है, आप ही का सिलेक्शन हो गया और आपका प्रमोशन होता चला गया, तो अभी तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, तो आपको भी जीएफआर के नियम क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप ही लोगों के लिए। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि लगभग हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। ट्रीट पब्लिक मनी एज अ पर्सनल मनी, ठीक है, सरकारी धन को निजी धन की तरह खर्च करना, ठीक है। ये पहला हेडिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब इस हेडिंग के थ्रू सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो जा रही है। मतलब सरकारी पैसा जो है ये मुफ्त का पैसा नहीं है, ठीक है। सरकारी धन को निजी धन की तरह खर्च करना, ये हेडिंग मैंने बनाया हुआ है, मतलब निजी धन की तरह खर्च आपको नहीं करना है, ये हेडिंग है, ठीक है। और सरकारी धन जो पैसा जो होता है मुफ्त का पैसा नहीं है, तो इसे उतनी ही सावधानी से खर्च करना चाहिए जितनी हमें अपने निजी पैसों को करते हैं। मतलब अगर आपका पैसा है, आप अपने पैसे से क्या करते हैं, आप अपने पैसे से अपने घर का खर्च चलाते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं और फिर बजट के अकॉर्डिंग आप चलते हैं। आज नहीं पैसा है तो आज नहीं खाएंगे, बाहर जाके नहीं घूमेंगे, जिस दिन पैसा रहेगा उस दिन हम लोग उसका यूज़ करेंगे, मतलब एक बजट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेविंग आपको करनी है, लगभग हर महीने आपको 10,000 रुपये सेविंग करना है। फिर जिम वगैरह जाना है, वहाँ पर भी आप अपना मतलब कहीं ना कहीं पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। तो आप जैसे अपने पर्सनल पैसों को मैनेज करते हैं, वैसे ही आपको सरकारी पैसों को भी मैनेज करना है। मतलब पब्लिक फंड्स शुड बी स्पेंट विद द सेम केयर एज वन स्पेंड पर्सनल फंड्स, ठीक है। अपने निजी पैसे जैसे आप मैनेज करते हो वैसे आपको सरकारी पैसों का भी वैसे यूज करना है। अपनी पर्सनल डिजायर के लिए आपको अपना पैसा नहीं खर्च करना है, या पर्सनल नीड के लिए आपको अपने घर का खर्चा आप सरकारी पैसे से नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका ये सभी एम्प्लॉय को जीएफआर के थ्रू बताया गया है, ठीक है। अगर कम कीमत में अच्छा सामान उपलब्ध है तो महंगा सामान खरीदना गलत है, मतलब चूजिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन वेयर गुड क्वालिटी अल्टरनेट आर अवेलेबल। तो ये सभी एम्प्लॉय को जीएफआर के इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, सभी कर्मचारियों के लिए ये बताया गया है। सेकंड अगर बात कर ले, डू नॉट एक्सीड द सैंक्शन बजट, स्वीकृत बजट से अधिक खर्च नहीं करना, मतलब नो एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड विदाउट प्रॉपर बजट प्रोविजन और बियॉन्ड द सैंक्शन अमाउंट। बिना बजट प्रावधान के, बिना बजट मतलब बिना किसी बजट को बनाए या स्वीकृत सीमा से अधिक खर्च करना नियमों का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं कह दूँ जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मैं कह दूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, थोड़ा आप ध्यान से सुन लो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसका जो बाबू है, अधिकारी है, सबसे बड़ा बाबू मैं कह दूं, जो भी ऑफिसर हैं इसके, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, पूरा कम से कम 20 लाख रुपए इन लोगों ने खर्च किया, 20 लाख रुपए का खर्च किया। और इसमें इन लोगों ने महंगा एसी, मतलब कॉस्टली एसी वगैरह इन लोगों ने लगवाया। सीसीटीवी कैमरे वो भी महंगे वाले इन लोगों ने लगवाए, कॉस्टली ये भी लगवाया, कॉस्टली। इन सबके साथ साथ जितने भी कंप्यूटर वगैरह खरीदे गए, बहुत महंगे कॉस्टली, बाहर से अदर स्टेट से मंगाए गए और बहुत महंगा, 20 लाख का खर्चा किया इसने। और फिर ये पूरी तरीके से 20 लाख का पूरा बिल बना के इसने, मतलब ये बाबू है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, इसने बिल बना के भेज दिया, किसमें बिल बना के इसने सरकार को सबमिट कर दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर का जो मेन हेड ऑफिस है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे इसने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो फिर हेड ऑफिस क्या करेगा, जांच करेगा कितनी चीज़ें कहाँ खर्चा हुआ है, तभी तो वो फंड रिलीज करेगा। तो वही जीएफआर का नियम कहता है कि बिना किसी स्वीकृति, देखिए जीएफआर के तहत ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बजट के अकॉर्डिंग करना है और कम कीमत में सामान खरीदना है, ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट के लिए क्या अप्रूवल लेना जरूरी होता है अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब अपने सक्षम अधिकारी से, जो इनके सक्षम अधिकारी होते हैं उनसे, ठीक है, परमिशन लेना जरूरी होता है। तो ये जो ऑफिसर है इसको पहले ही हेड ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, सारी चीज़ें इन्हें आप बतानी पड़ेगी, अपडेट देना होगा, तब इनको खरीदना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो यही इस मतलब ये सभी एम्प्लॉई, सभी ऑफिसर्स के लिए बताए गए हैं। चलो आगे बात कर लें, और यहाँ पे अगर हम थर्ड बात करेंगे, नो एक्सपेंडिचर फॉर द पर्सनल बेनिफिट, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर सरकारी पैसे को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं खर्च करना है। गवर्नमेंटेड एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनल बेनिफिट, चाहे क्या अधिकारी, कर्मचारी या उसका परिवार, ठीक है, ये लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए सरकारी पैसे का, ठीक है, सरकारी पैसे का कोई भी खर्चा ये नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। किनके ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर कोई भी सरकारी खर्चा, अधिकारी, कर्मचारी, उसके परिवार, निजी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।
या और द सेंक्शन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, सबसे किफ़ायती ऑप्शन का विकल्प चुनना चाहिए सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या सरकार को ही, गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, कि परचेज कीजिए शुड बैलेंस क्वालिटी और इकोनॉमी, क्वालिटी और इकोनॉमी, सस्ता से सस्ता रहे, क्वालिटी भी अच्छी रहे, सरकारी खरीद हमेशा इसी फॉर्मूले पे होना चाहिए। ठीक है, ये जीएफआर का नियम आपका कहता है। क्लियर, चलो आगे बात कर लें, लास्ट है यहाँ पे। हाँ, और अवॉइड अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अनावश्यक और फिजूल खर्चों से बचना, मतलब ऐसी कोई भी खर्चा ना करना, अवॉइड करना एनी एक्सपेंडिचर नॉट रिलेट टू ऑफिशियल वर्क, जो कार्य से आपके ऑफिशियल वर्क से संबंधित ना हो। लग्जीरियस और अवॉइडेबल, अत्यधिक विलासिता मतलब महंगी चीज़ें या अननेसेसरी आइटम मत खरीदिए, अननेसेसरी सर्विसेज को मत यूज़ कीजिए, और नॉट एसेंशियल जो जरूरी नहीं है शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये पूरा आज आपका बेसिक क्लास था जीएफआर का। लास्ट अगर कंक्लूजन में बात कर लूँ तो जीएफआर के जो रूल्स हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सरकारी वित्तीय व्यवस्था की आधारशिला है। दे इंश्योर द पब्लिक मनी इज यूटिलाइज, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि जनता का जो पैसा है इस यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उसको लॉफुल, ट्रांसपेरेंट, इकोनॉमिकल एंड अकाउंटेबल मैनर, पैसा सही, पारदर्शी और जिम्मेदारी से खर्च किया जाना चाहिए। ये आपका जीएफआर का नियम आपका कहता है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स आपका कहता है। तो क्लियर है जीएफआर क्या होता है? आई होप मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा जीएफआर होता क्या है। जितने भी बच्चे हैं जिनको तैयारी करनी है, ये बैच एमसीआरई एग्जाम स्पेशल बैच है, ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी क्लास लेक्चर हो चुकी हैं सभी नोट्स और लेक्चर सब आपको मिल जाएंगे। आपके एग्जाम स्पेशल ये बैच है, इसमें आपका थ्योरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सारी चीज़ें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। ई बुक भी मैं आपको दूंगा, ई बुक लगभग पूरी तरीके से आज अपडेट हो जाएगा। सभी बच्चों को 1000 क्वेश्चन का, आपका 100 मार्क्स का या उससे ऊपर ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे, वो आपको ई बुक आपको मिल जाएंगे और नोट्स वगैरह सब आपको इसमें मिलेगा। एग्जाम स्पेशल आपका ये बैच है, एमसीआरई स्टोर कीपर एग्जाम स्पेशल बैच है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करके अपना जो सिलेबस है, मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग, जनरल फाइनेंशियल रूल, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स, क्लास लेक्चर सब आपको मिल जाएगा। ओके, या चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और क्वेश्चंस वगैरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और आज की क्लास का नोट्स भी बैच में ही मिलेगा, जितने बच्चों ने बैच ज्वाइन किया हुआ है उन सभी बच्चों को इसका नोट्स आज मिल जाएगा उनके प्लेलिस्ट में। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स। जनरल फाइनेंशियल रूल्स का मुख्य ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लीगल, ट्रांसपेरेंट, इकोनॉमिकल यूज ऑफ पब्लिक मनी, सरकारी धन का कानूनी, पारदर्शी और किफायती उपयोग किया जाना चाहिए। सी आंसर यहाँ पे आपका सही है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएफआर टू इंश्योर पब्लिक मनी इज यूटिलाइज लीगली, ट्रांसपेरेंट एंड इकोनॉमिकल। सी आंसर सही है। जीएफआर किस तिथि से लागू हुआ? देखिए 2017 की यहाँ पे बात हो रही है, जीएफआर तो बहुत पहले से चल रहा है, ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बाई चांस एग्जाम में आपका आ गया, फ्रॉम विच डेट जीएफआर 2017 कम इनटू फोर्स, तो 1 जुलाई 2017 से ये आपका पूरी तरीके से अभी लागू है। और ये हम लोग 2017 वाला ही, आप गूगल पे जाएंगे और जीएफआर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ वो जीएफआर 2017 के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। मुझे तो यही मिला है, आप भी लोग सर्च कर लीजिए और ये अपडेट होता रहता है। अभी जुलाई 2025 में ये अपडेट हुआ था और उसका पीडीएफ आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे रूल्स वगैरह अपडेट होते रहते हैं, कुछ रूल्स हटाए जाते हैं, कुछ अपडेट किए जाते हैं, तो वो आपको जुलाई 2025 ये अपडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस भी चल रही है। अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर इनकरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कोई भी सरकारी खर्च करने से पहले क्या जरूरी है जीएफआर के अनुसार? तो देखिए कोई भी सरकारी पैसा खर्च करने से पहले सैंक्शन, मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन, रुपए पैसे की, मतलब कहाँ पैसा खर्च किया जाना चाहिए, करना है, इसकी अनुमति लेना जरूरी है, अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, और किससे अप्रूवल लेना जरूरी है? सरकारी खर्च करने से पहले जो आपके सक्षम अधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, ठीक है, जो भी आपके बड़े हाई लेवल के, मतलब क्या ऑफिसर्स वगैरह हैं उस डिपार्टमेंट के, उनसे अप्रूवल लेना जरूरी है। मैंडेटरी बिफोर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या अगर कोई ब्रांच है, बैंक का ब्रांच है, या मैं कह दूँ कोई डिपार्टमेंट है, उसको अपने हेड ऑफिस से इसका परमिशन लेना जरूरी है। हेड ऑफिस से उसका परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, हेड ऑफिस में जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके, फिर आगे बात कर ले फाइनेंशियल, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का सही अर्थ क्या होता है? फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का, तो फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का जो सही मीनिंग अगर हम बात कर ले तो ट्रीटिंग पब्लिक मनी लाइक पर्सनल मनी, सरकारी धन को इस तरह खर्च कीजिए जैसे आप अपना निजी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये मेन मीनिंग है किसका? फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का। ओके, या नेक्स्ट है, और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, टू होम डू द जीएफआर अप्लाई, जीएफआर के नियम किस पर लागू होते हैं? तो जीएफआर के नियम जो होते हैं, ओनली लगा हुआ है, तो ये तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पूरा ही गलत हो गया। ओनली क्या? और जीएफआर के नियम ऑल ऑर्गेनाइजेशन पे आपके लागू होते हैं दैट यूटिलाइज गवर्नमेंट फंड, जो सरकारी धन का उपयोग करते हैं, तो उन सभी पे जीएफआर के नियम अप्लीकेबल होते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लें, व्हाई डू ऑटोनोमस बॉडीज कम अंडर जीएफआर। ऑटोनोमस बॉडीज जीएफआर के अंतर्गत क्यों आती हैं? क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? सरकारी पैसे को यूज करते हैं, बिकॉज दे रिसीव गवर्नमेंट फंड्स, इसीलिए ऑटोनोमस बॉडीज ये जीएफआर के रूल के तहत ये लोग आते हैं और इन सब पर भी जीएफआर के नियम लागू होते हैं। जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्कूल, कॉलेज, ये सब आपके, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ये सभी।
व्हाट मस्ट ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड, ग्रांट इन एड प्राप्त संस्थाओं को क्या देना अनिवार्य होता है? तो इन लोगों को अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, मतलब इन लोगों ने कितना काम किया है उसी के अकॉर्डिंग इन्हीं तो ग्रांट मिलेगा। मतलब अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये देना होता है सरकार को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही है। फिर जीएफआर का मेन ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है जीएफआर के? तो सी आंसर सही है यहाँ पे, टू यूज पब्लिक फंड्स लीगली, ट्रांसपेरेंट एंड इकोनॉमिकल। या चलिए यहाँ पे बात कर ले फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका क्या होता है? व्हाट डज फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीन? फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट फंड को स्पेंड कीजिए विद इन अप्रूव्ड बजट, अपने बजट के अकॉर्डिंग। मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीन डिपार्टमेंट जो है स्पेंड विद इन अप्रूव्ड बजट लिमिट, जितना उनको बजट जारी किया गया है बजट के अकॉर्डिंग ही खर्च करें। जैसे सरकार ने 10 लाख का बजट जारी किया है, 10 लाख का बजट सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमारी जारी किया है कृषि विभाग को, कोई भी एक कृषि विभाग है उनके लिए 10 लाख का बजट जारी किया है, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 10 लाख का ही इनको खरीदारी करनी होगी। 10 लाख से ही इनको अपनी जितनी भी नीड है, जितने भी आइटम की, उसको पूरा करना होगा। ऐसा ना हो कि 10 लाख तो सरकार का यूज इन्होंने किया और प्लस 5 लाख रुपए इन्होंने और खर्च कर दिया, ठीक है 5 लाख, अब बाद में बिल बना के गवर्नमेंट को भेजेंगे कि 5 लाख का और दीजिए, ऐसा नहीं। जितना सरकार मतलब परमिशन देगी उतना ही। या और यहाँ पे जीएफआर का लागू होना किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएफआर 2017 इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होता है? टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन अ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सरकारी वित्तीय प्रबंधन में सुशासन, मतलब अच्छा गवर्नेंस सुनिश्चित होता है, इससे भ्रष्टाचार रहता ही नहीं है इसमें। वाई डज द क्वालिटी एंड प्लस इकोनॉमी मीन जीएफआर? क्वालिटी प्लस इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि क्वालिटी और इकोनॉमी ये दोनों साथ साथ लेकर चलना है। कोई भी माल अगर कोई भी विभाग खरीद रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे सड़क वगैरह बनता है, आप देखते होंगे कि वो, या पुल वगैरह बन रहा है, पुल वगैरह ब्रिज वगैरह आप बनते हैं, ब्रिज वगैरह, ठीक है, घटिया क्वालिटी के उसमें लगाए जाते हैं और वो ज़्यादा 2 से 3 साल के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं पुल वगैरह, ठीक है, सड़क वड़क बेकार हो जाते हैं। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और किफ़ायती होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। या जीएफआर 2017 किसकी जिम्मेदारी तय की गई है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड अंडर द 2000 जीएफआर 2017। तो इसमें हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इसमें जिम्मेदारी तय की गई है जीएफआर के थ्रू। सभी की जिम्मेदारी यही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कि पब्लिक फंड्स को प्रॉपरली और अच्छी तरीके से यूज किया जाना चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर कौन होता है जीएफआर के अकॉर्डिंग? हु इज एन अकाउंट्स ऑफिसर? तो अकाउंट्स ऑफिसर वही होता है जो किसी हेड का, मतलब हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, ठीक है, मतलब जो ऑफिस का अकाउंटेंट होता है वो अकाउंट्स ऑफिसर होता है, या पे एंड अकाउंट ऑफिस का हेड होता है वो आपका। तो बी आंसर सही है। अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन की मीनिंग होती है असाइनमेंट ऑफ फंड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, किसी विशेष खर्च को पूरा करने के लिए फंड का क्या करना, आवंटन करना, मतलब फंड निर्धारित करना किसी स्पेसिफिक पर्पज से, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर सही है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे आपके चैप्टर में आज की क्लास में बहुत बार आया है, तो ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो किसी रूल या डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर या किसी आदेश द्वारा उसको, मतलब शक्ति, उसे पावर दी गई है। सबसे पहला एक तो हेड होता है, सिंपल सी बात है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वह होता है जिसे रूल्स या डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के तहत शक्तियां दी गई है, मतलब गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, किसी इंपॉर्टेंट पद पे उसे अपॉइंट किया है, और यही है आपका, ठीक है। हर एक चीज़ों के लिए उससे अप्रूवल लेना आपसे जरूरी होगा। अकॉर्डिंग टू रूल 3, जनरल फाइनेंशियल रूल 3 के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी डन इन केस कंसर्न मोर देन वन डिपार्टमेंट? मतलब अगर किसी मामले में 2 या 2 से अधिक विभाग अगर शामिल हैं तो क्या करना चाहिए? किसी भी अगर मामले में, ठीक है, 2 या 2 से विभाग अगर शामिल है तो क्या किया जाना चाहिए? तो सभी विभागों को आपस में क्या लेना पड़ेगा? कंसर्न करना पड़ेगा, या कैबिनेट की अनुमति से कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोई मामला ऐसा है या कोई भी, मतलब इन केस इफेक्ट मोर देन वन डिपार्टमेंट कंकर्स ऑल डिपार्टमेंट ऑफ अ डिसीजन अंडर कैबिनेट अथॉरिटीज रिक्वायर्ड। यदि कोई मामला है 2 या 2 से अधिक विभागों को प्रभावित कर रहा है तो सभी की सहमति यहाँ पे वहाँ पे बननी चाहिए, या कैबिनेट का डिसीजन लिया जाना चाहिए। बी आंसर आपका सही है। अकॉर्डिंग टू रूल 4, रूल जीएफआर का रूल 4 के अकॉर्डिंग हु मस्ट अप्रूव डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रेगुलेशन? वित्तीय विभागीय वित्तीय आदेश किसके अनुमोदन से बनने चाहिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। जो ऑल द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑर्डर मस्ट बी अप्रूव बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितने भी विभागीय वित्तीय नियम है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अनुमति से ही उन्हें बनाया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब परमिशन जरूरी है सभी विभागों के ऊपर, जो भी फाइनेंशियल रूल्स, जितने भी रूल्स वगैरह लागू हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इनका परमिशन के बिना वो रूल्स इन पर अप्लाई नहीं होगा या बनेगा ही नहीं। चलिए, जीएफआर में चेंजिंग कौन कर सकता है? ये जो रूल्स है जीएफआर के, इनको मॉडिफाई कौन कर सकता है? मॉडिफाई द सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ जीएफआर अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंशियल रूल 6 के अकॉर्डिंग। तो ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कर सकता है,
ठीक है, ओनली विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्पष्ट अनुमति से ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी आंसर सही है आपका, मॉडिफिकेशन इन जीएफआर प्रोसीड्यूर्स कैन ओनली बी मेड विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिजेंसी फंड किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। भारत सरकार का जो आकस्मिक कोष है, जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जो कॉन्टिजेंसी फंड एक्ट जो है, नियम है 1950 के तहत जो स्थापित किया गया है। एक ऐसा फंड, एक ऐसा कोष जो क्या होता है, जैसे आकस्मिक खर्चों के लिए, अनियोजित खर्चों के लिए, मतलब कुछ अनफोर्सिन या इमरजेंसी, जैसे किसी विभाग को अगर मान लेते हैं आनंद फानन में 5 लाख या 50 लाख क्या 50 लाख रुपए की अगर जरूरत पड़ गई, तो सभी विभाग क्या बनाए रहते हैं, एक कंटिजेंसी फंड बनाए रहते हैं। जरूरत पड़ने पे वहां से पैसा खर्च किया जाएगा। या सरकार को ही देख लीजिए, जरूरत पड़ने पे पैसा कहाँ से खर्च होता है, कॉन्टिजेंसी फंड से खर्च होता है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। कंट्रोलिंग ऑफिसर किसे कहते हैं, हु इज द कंट्रोलिंग ऑफिसर जीएफआर के थ्रू। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन। एक ऐसा अधिकारी जो डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू कलेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। मतलब वो अधिकारी जो होता है डिपार्टमेंट के सभी खर्चों को क्या करता है, मॉनिटरेट करता है, सभी की ऑडिट करता है, खर्चों को जांच करता है। और रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू जितना भी पैसा आ रहा है उस सबको मतलब क्या देखेगा कि कहाँ से कितना कलेक्शन हुआ है रेवेन्यू का, सबकी जांच करेगा। नियंत्रित करने की जिम्मेदारी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की होती है, कलेक्शन करने की भी। जीएफआर के तहत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या शामिल है, अंडर जीएफआर व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब जीएफआर के थ्रू क्या शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीएफआर में सभी आपके शामिल है, कोई भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीट्स, ऑफिस है या लिस्ट है जो फर्स्ट शेड्यूल में आपके आते हैं, जो ऑफिस मतलब मंत्रालय, विभाग, सचिवालय और ऑफिस जो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है, ये सभी आपके जीएफआर के किस में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सभी आपके आते हैं। ठीक है, चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, सेक्रेटरीट, ऑफिस हो, जो फर्स्ट शेड्यूल में आपके आते हैं, ठीक है, वो सभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में शामिल है। यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स कौन होता है, हु इज ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। तो ये कौन होता है, सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ये हेड ऑफ ऑफिस और गैजेटेड ऑफिसर ये होता है। ऑथराइज, इसको परमिशन मिला होता है टू ड्रॉ बिल्स एंड मेक पेमेंट। मतलब किसी भी हेड ऑफ ऑफिस या गैजेटेड ऑफिसर जो ये बिल बना सकता है, बिल जारी कर सकता है और भुगतान भी करवाता है। मतलब यह अधिकारी विभाग की ओर से बिल बनाता है और भुगतान भी करता है। ये आपका कौन होता है, डीडीओ जिसे हम बोलते हैं, क्या डीडीओ, क्या ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स आपका होता है। सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लें, कैपेक्स मॉडल में खर्च कैसे होता है, हाउस एक्सपेंडिचर डन इन कैपेक्स मॉडल। तो कैपेक्स मॉडल में खर्च कैसे होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कैपेक्स मॉडल ये पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है। कैपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, TURE, कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। ठीक है, इसमें एक बार पैसा खर्च होता है। जैसे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपकी जो पूंजीगत खर्चे होती हैं, जैसे किसी विभाग ने अपना मतलब कार्यालय बढ़ाने के लिए लैंड खरीद लिया या बिल्डिंग खरीद लिया या बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन लोगों ने करा लिया और भी बनवा लिया, तो ये सारी चीज़ें। और विभाग के लिए बहुत सारी मशीनें लाई गई, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पे खर्चा आपका होता है। ठीक है, तो ये कैपेक्स मॉडल में खर्चा कैसे होता है, इसमें यहाँ पे आंसर क्या सही है, बी सही है। इसमें क्या होता है, सीधे खरीद, मेंटेनेंस और अंत में डिस्पोजल। मतलब सीधा खरीद मतलब क्या, मशीन्स खरीदा गया सीधा डायरेक्ट कैपेक्स मॉडल में, कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट है सीधा वो मशीन उसने खरीद लिया। ठीक है, स्ट्रेट परचेज ऑफ गुड्स। फिर बीच में भाई इसका मेंटेनेंस, भाई खराब होगा, मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कैपेक्स मॉडल में। एंड वारंटी, और 1 साल 2 साल 3 साल की वारंटी रहती है, तो वारंटी पीरियड भी इसमें शामिल रहेगा। एंड देन जैसे ये मान लेते हैं 10 साल बाद पुराना हो जाता है, 10 साल बाद ये पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, इसकी एफिशिएंसी 0 हो गई, मतलब काम करने लायक नहीं है, तो इसका डिस्पोजल समझ रहे हैं आप, डिस्पोजल मतलब ये, एक मिनट, या डिस्पोजल मतलब ये जो दिया है, डिस्पोजल मतलब क्या, अब इसको बेच देंगे, पुराना सामान इसको बेच देंगे। ठीक है, बेच कर फिर उससे जितना भी पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा मनी लगा के फिर उसके बाद क्या, नई मशीनें खरीदी जाएंगी। तो यही होता है कैपेक्स मॉडल। ओके, या तो समझ में आया कैपेक्स मॉडल क्या होता है। एक बार और मैं बता दूं, कैपेक्स मॉडल में जैसे मान लेते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसने क्या कर लिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जितनी भी मशीन्स की जरूरत है, इसने क्या कर लिया, खुद ही वो मशीन क्या कर लिया, परचेज कर लिया, खरीद लिया।
ठीक है। और जितना भी मशीन खरीदा गया है इसका ओनरशिप किसके पास हो गया, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है ये पूरा सामान, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर वगैरह चाहिए, बड़े बड़े मशीन्स चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, फिर आपका कार चाहिए, वाहन वगैरह चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह चाहिए। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें खरीद लिया जाता है विभाग द्वारा, अब वो विभाग की संपत्ति होती है। जैसे कहते हैं ना ये विभाग की संपत्ति है, विभाग की क्या है, संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति मतलब विभाग का एसेट है। तो ये होता है क्या आपका कैपेक्स मॉडल, समझ में आया। मतलब किसी भी सरकारी कार्यालय ने ये सारी चीजें खरीदी है, वो उस सरकारी कार्यालय का एसेट है। तो ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है कैपेक्स मॉडल, ठीक है। सरकारी संपत्ति, सिंपल सी बात है, सरकारी संपत्ति खरीदना, ठीक है, ऐसी चीजें खरीदना जो सीधा ओनरशिप सरकार का ही हो, ये कैपेक्स मॉडल में आपका होता है। ओके चलिए, ओपेक्स मॉडल क्या आ गया, व्हाट इज ओपेक्स मॉडल, हाउ इज एक्सपेंडिचर इन डन इन ओपेक्स मॉडल। ओपेक्स मॉडल में कैसे खर्च होता है, तो ओपेक्स मॉडल सीधा जस्ट अपोजिट होता है आपका, किसका अपोजिट होता है। ओपेक्स मॉडल में क्या होता है, ओपेक्स मॉडल में आप यहाँ पे समय समय पे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खरीदारी की जाती है, मतलब बी आंसर यहाँ पे आपका सही है, समय समय पे अनुबंध के अनुसार, मतलब जो भी खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसेस आपके होते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ, कोई भी सरकारी कार्यालय है, ठीक है, सरकारी कार्यालय है, ये जो ऑफिस है इसका वो भी रेंट पर है, क्या रेंट पे है। जैसे आप देखते होंगे आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह या बैंक वगैरह रेंट पे रहते हैं, सरकार की संपत्ति वो नहीं रहती है, किसी दूसरी की संपत्ति पे ये सरकारी कार्यालय चल रहा है। तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा भाई, 30,000 अगर किराया है तो 30,000 हर महीने जिसका भी ये मतलब बिल्डिंग है और जिसमें ये सरकारी कार्यालय चल रहा है उनको पे करना पड़ेगा, समझ में। तो एक तरीके से यही जो भी आप देखते होंगे जितने भी मतलब गाड़ियां वगैरह यूज होती हैं, व्हीकल्स वगैरह, कार वगैरह यूज होते हैं सरकारी कार्यालय में, वो भी सरकार की नहीं रहती है, वो भी किराए पे ली जाती है, किराए पे मतलब रेंट पे, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू ये सारे पैसे खर्चे होते हैं, ये ओपेक्स मॉडल के थ्रू होता है। किसमें, ओपेक्स मॉडल के थ्रू। जब सरकार अपनी संपत्ति नहीं खरीदता है, उसे किराए पे ही चलाता है या किसी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करके चलाता है, या सरकार टेंडर दे देता है एक तरीके से इन सारी सेवाओं के लिए। जिसको टेंडर मिलता है वो सरकार की सर्विसेज देता रहता है और सरकार उनको पेमेंट करती रहती है समय समय पे। तो जो भी खर्चे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और उपयोग के अनुसार समय समय पे इसमें किया जाता है ओपेक्स मॉडल में। मतलब इसमें सरकारी संपत्ति नहीं खरीदी जाती है ओपेक्स मॉडल में, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे चलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और ये एक्सपेंसेस मंथली, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, ठीक है, आपके होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओपेक्स मॉडल, कैपेक्स मॉडल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन आपका कब जरूरी होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपकी कब जरूरी होती है, इंटर कंसल्टेशन इंटर डिपार्टमेंटल, जब मामला एक से अधिक डिपार्टमेंट को प्रभावित करता है, मतलब कोई मैटर जो कंसर्न करता है मोर देन वन डिपार्टमेंट, तब आपका इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन आपका जरूरी होता है। यदि निर्णय एक विभाग द्वारा अन्य विभाग को प्रभावित करता है तो ये कंसल्टेशन जरूरी आपका होता है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रेगुलेशन को किसकी मंजूरी से बनाना चाहिए। डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रेगुलेशन, जो डिपार्टमेंट के फाइनेंस मतलब रुपए पैसे को लेकर जो भी रेगुलेशन नियम कानून बनाए गए हैं, मस्ट बी मेड विद हुज अप्रूवल, किसके अप्रूवल से बनाया जाना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय की परमिशन से ये डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रेगुलेशन इनकी अप्रूवल से ही बनाया जाना चाहिए। तो सभी वित्तीय नियम वित्त मंत्रालय की मंजूरी से होना चाहिए, मतलब ऑल द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ए आंसर यहाँ पे आपका सही है। तो आज की क्लास कैसी लगी, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर अच्छी लगी क्लास तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दिया करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है, लाइक करके कमेंट करके जरूर आप लोग क्लास का अपना रिव्यू जरूर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, आप सबके लिए क्लासेस ऐसी आती रहेंगी। चलिए, अब जितने भी बच्चे जिनको तैयारी करनी है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल है, ये जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और ये जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बैच आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच की सारी क्लासेस 20 नवंबर से ही चल रही है। आपका डिटेल में क्लास चल रहा है, थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सारी चीजें कवर कराई जा रही हैं, चाहे मटेरियल मैनेजमेंट हो, स्टोर कीपिंग हो, सबके कंटेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। एग्जाम स्पेशल आपको बैच चाहिए और ई बुक वगैरह हम इसमें आपको दे रहे हैं। लगभग इसमें आपके अच्छे खासे 1500 से 2000 क्वेश्चन है जो आपको इस ई बुक में आपको मिलेगा, ठीक है, इसी बैच में आपको मिलेगा। तो जो भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं, आप लोग ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे सेव जरूर कर लीजिए। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय।